ये कमजोर है, कोई बात नहीं। मैं 4 पंक्ति पढ़ूंगा, 4 पंक्ति के बाद मुझे समझ में आ जाएगा कि कितनी देर यहां से मुझे काम करना है। सब हो गया। देखो मेरे विषय सारा निपट गए हैं। मैं कोशिश करता हूं 4थी पंक्ति के बाद बस मुझे बता देना कि यहां से कविता पाठ शुरू कर दो। जब कोयलें भी कौवों की समर्थक हो जाती है, वाह, जब कोयलें भी कौवों की समर्थक हो जाती हैं, तब सारी राग रागनियां भी निरर्थक हो जाती हैं। और कुछ नहीं होता हजारों तालियों की गूंज से, बस एक ताली पर कविताएं सार्थक हो जाती हैं। वाह 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 वाह। पुलिस व्यवस्था को विशेष प्रणाम करता हूं। ये अच्छे दिनों की उपलब्धि है कि जो पुलिस किसी के बाप की नहीं सुनती, वो इतनी रात में कविता सुन रही है। बड़ी बड़ी बात। तालियां कमजोर है, मैं फिर कह रहा हूं, आपको जगाना पड़ेगा। अर्जुन अल्लाह का कार्यक्रम शुरू हुआ, प्रेरणा जी तक आया। सारे विषय निपट गए, भ्रष्टाचार, पाकिस्तान, पत्नी, आसाराम, नारायण साई। ये दिक्कत है देश की सबसे बड़ी जिलानी साहब, कि जिनके हाथ में कुछ नहीं है उन्हें देश की चिंता खाई जा रही है। यार पूरा सदन बता देना अगली टिप्पणी में मेरे को, जिनके हाथ में कुछ नहीं है उन्हें देश की चिंता खाई जा रही है, और जिनके हाथ में सब कुछ है वे देश खाने में लगे हुए हैं। दिक्कत ये है, बड़ा अच्छा शहर है। मुंबई से मेरे भाई सुनील व्यास आए हैं। देखो ये एक बड़ी बात है कि इतनी रात में कवि सम्मेलन में 1 बजे के बाद भी लोग अभी तक बैठे हुए हैं, फुर्सत निकाल के, वरना महानगरों में इतनी फुर्सत नहीं है साहब। मुझे याद आया पिछले दिनों मुंबई में कवि सम्मेलन था। कवि सम्मेलन के अगले दिन मैं जुहू बीच पे घूमने चला गया, तो मैंने देखा एक महिला एकांत में बैठ के रो रही अकेली। मैं उस महिला के पास गया, मैंने कंधे पर हाथ रख के कहा, मैंने कहा बहन जी क्यों रो रही हैं, क्या हो गया? तो वो अचानक उछल के खड़ी हो गई, आंसू पोंछ लिए। बोले कुछ नहीं भाई साहब, पिछले महीने पति ने मारा। मैंने कहा पिछले महीने मारा और आप आज रो रही हैं? बोले फुर्सत ही नहीं मिली। महानगरों में इतनी फुर्सत नहीं है, आपकी फुर्सत को प्रणाम करता हूं। हालांकि ये नोटबंदी की फुर्सत है, ये भी जानता हूं। सही बता रहा हूं, बिल्कुल मैं समझ गया। मेरे को कहा था तुमने कि नोटबंदी का जिक्र मत करना। हाँ, मगर एक बात बता दूं मैं आपको। देखो मैं उन विषयों का कविता पढ़ना है मुझे जो सारे निपट गए हैं, एक भी नहीं बचा मेरे लिए। पाकिस्तान का तो यहां से अंतिम संस्कार हो चुका है। सही बता, नोटबंदी, यार हम हिंदुस्तान के लोग हैं और जिसमें मध्य प्रदेश और मालवा के लोग, हमें क्या फर्क पड़ना नोटबंदी से? हम घरू फैक्ट्री वाले लोग हैं, हम फोकट के काम में ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं करते। पिछले साल 23 मार्च को होली थी, लेकिन कंफ्यूजन हो गया कि होली कब, 23 को कि 24 को। हम किसी पंडित के पास नहीं गए, हमने कोई पंचांग नहीं खुलवाया, हम किसी ज्योतिष से नहीं मिले, हम सीधा पहुंचे दारू के ठेके पे। भाई साहब कब बंद रखोगे? बोला 23 को। हम समझ गए होली 23 को। हम इतने टाइम खराब करने वाले लोग बिल्कुल नहीं है। मैं पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, हमें मौत से डरा रहे हैं कि हम मौत से डरने वाले लोग हैं। जहां के एक दरवाजे पे यहाँ स्टेशनरी स्टोर्स का नाम भारत हो और जहां इधर एम्पोरियम जय हिंद लिखा हो। हाँ भाई, हमें डराने वाला कौन? हम मौत में वजह ढूंढने वाले लोग हैं। सही बता रहा हूं, एक कैदी को फांसी दी जज साहब ने कि इसको सुबह 4 बजे फांसी से लटका दो। वो कैदी कटघरे में जोर जोर से हंसने लगा। जज साहब ने कहा मूर्ख,
सुबह 4 बजे फांसी से लटका देंगे तो हंस रहा है। बोले अपने को क्या फर्क पड़ता है, अपन तो सोते ही सुबह 8 बजे उठते हैं। यार तालियां बहुत कमजोर है आपकी, फिर कह रहा हूं। हम कहां कौन कराएगा हम? नोटबंदी नोटबंदी नोटबंदी, मैं खुद कहता हूं साहब कि नोटबंदी निश्चित रूप से गलत हुई। एक टिप्पणी करना चाहता हूं इस मंच से, बड़े लोगों की यहां पर उपस्थिति है, बड़े देश के ओज के हस्ताक्षर मेरे भाई शंभू सिंह मन्ना साहब यहाँ बैठे हुए हैं। एक बात जिम्मेदारी के साथ करना चाहता हूं, कभी किसी पार्टी का नहीं होता, वो सिर्फ व्यवस्था के खिलाफ लिखता है। भारतीय मुद्रा को चलन से बाहर कर दिया गया, गलत किया गया। मेरा मानना यह साहब कि चलन से बाहर तो वे लोग होना चाहिए जिनकी वजह से भारतीय मुद्रा चलन से बाहर। गलत। अगर हिंदुस्तान के में एक बड़ी बड़ी टिप्पणी जोड़ना चाहता हूं इस बात को, अगर दिल्ली की सड़कों पे दामनी जैसी बेटियां सरेआम लुट जाती हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि हिंदुस्तान के लोग अपने घरों में बेटियों को पैदा करना बंद कर दें। हमें चलन से बाहर तो वे 6 दरिंदे ही करना पड़ेंगे जिनकी वजह से दामनी जैसी बेटियां लुट जाती हैं। दिक्कत यह है देश की। हमारा बुजुर्ग बताते हैं कि देश को आजादी आधी रात को प्राप्त हुई थी, मगर यह देश का दुर्भाग्य साहब कि उसकी सुबह आज तक नहीं हुई। अच्छी बातों पे भी अगर आपकी तालियां आएंगी तो मैं अच्छी बात करूंगा, वरना चुटकुले में सारी रात सुना सकता हूं। ये बता दूं, मैंने आज तो हाथ पे लिख रखे और उनमें से अभी एक भी नहीं सुनाया, ये मेरी ईमानदारी है। सही बता रहा हूं। और देखो मैं फिर कह रहा हूं कि मुझे उन विषयों पे कविता पढ़नी तो सारा निपट गए। पाकिस्तान पाकिस्तान प्राण पी लिए, आशाराम नारायण साईं, क्या गलती कर दी नारायण साईं ने? एक तरफ तो हमारा बुजुर्ग कहते हैं कि पिता के काम में हाथ बटा, ये कि उसने बेचारे ने हाथ नहीं बटाया, थोड़ा साथ भी कर लिया, क्योंकि आश्रम में बाकायदा कैसेट चलती थी, साथ ही हाथ बढ़ाना। एक अकेला थक जाए तो मिलकर बोली। हम उस संस्कृति वाले लोग हैं, पाकिस्तान के प्राण पी लिए। यार एक फिर टिप्पणी करना चाहता हूं जिराती साहब की उपस्थिति में, उस 2 कौड़ी पाकिस्तान को 2 कौड़ी के एक बात समझ लेना चाहिए कि जिस देश के एक प्रधानमंत्री के एक इशारे पर 1000 के नोट की कीमत 2 कौड़ी की रह जाती हो तो साले तू तो पहले ही 2 कौड़ी का है, कहीं इशारा कर दिया, वाह 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 वाह, तो तेरी क्या हालत होगी। और मैं तो एक बात कहना चाहता हूं, पाकिस्तान के लोग अगर अपनी औरतों की, अपनी बीवियों की बात मानना शुरू कर दें तो भी हिंदुस्तान के लिए सारी समस्या खत्म। सही बता रहा हूं, सिर्फ पाकिस्तान के लोग अपनी बीवी की बात मानना चालू कर दें। पिछले दिनों 2020 वर्ल्ड कप था इंडिया में, याद होगा आपको। पाकिस्तान की टीम हिंदुस्तान जब रवाना होने की तैयारी में थी, पाकिस्तान के कप्तान शाहिद अफरीदी ने अपना पूरा किट बैग जमाया, बल्ले को 4 बार हवा में घुमाया, कवर में डाला और अपनी बीवी से बोला, मैंने हिंदुस्तान को निपटाने की सारी तैयारी कर ली है, कोई चीज भूल रहा हूं तो तू बता। उसकी बीवी ने धीरे से एक बात कही साहब, लेकिन अब अगर वो धीरे से कही हुई बात आपके कान तक पहुंच जाए तो आपकी तालियों का शोर पाकिस्तान के कप्तान शाहिद अफरीदी तक पहुंचाना। सुनना, टिप्पणी सुनना। पाकिस्तान के कप्तान ने बल्ले को 4 बार हवा में घुमाया, कवर में डाला और अपनी बीवी से बोला, हिंदुस्तान को निपटाने की सारी तैयारी मैंने कर ली है, कोई चीज भूल रहा हो तो तू बता। उसकी बीवी ने धीरे से कहा, एक चीज भूल रहे हो। बोले क्या? बोले औकात। ये तो वहां की औरतें भी जानती है कि तुम्हारी औकात हिंदुस्तान को निपटाने की बिल्कुल भी नहीं है। और मेरा मानना तो यह साहब कि पाकिस्तान की गलती क्या है बेचारे की? क्या गलती करी पाकिस्तान ने? अरे गलती तो हमारी है
गलती तो हिंदुस्तान ने की। क्या गलती की? 4 पंक्ति में बताता हूं, सुनिएगा। स्वागत है बेटा, पाकिस्तान से बड़ी कोई समस्या नहीं हो तो अपन इसको कल निपटा लेंगे। अपन मिलकर निपटाएंगे, मैं भी हूं, मेरी कल शाम की ट्रेन है। सुनना, 4 पंक्ति में पाकिस्तान की गलती नहीं है, गलती बताता हूं हमने क्या की। कायरों की तरह जो नकाबों की आड़ में रहता है, कायरों की तरह जो नकाबों की आड़ में रहता है, 24 घंटे गंदा खून जिसकी दाढ़ में रहता है, गलती उसकी नहीं है। कुत्ते को एक रोटी का टुकड़ा प्यार से डाल दो तो वो रोटी की जुगाड़ में रहता है। क्या बात है, हमसे गलती ये हुई कि हमने कुत्ते को एक रोटी का टुकड़ा डाल दिया, अब उसे पूरी रोटी चाहिए। मगर अब हिंदुस्तानी लोग हैं, प्यार वाले लोग हैं, मोहब्बत वाले लोग हैं, कहेगा प्यार से तो पूरी रोटी डाल सकते हैं हम, अपने खाने के वास्ते पत्थर उबाल सकते हैं हम। मगर जिद पे आ गए तो चाहे तो कुत्ता हो शेर हो, हलक में हाथ डाल के भी रोटी निकाल सकते। हम अर्जुन भाई वो लोग हैं। और मैं तो कहूं कि अगर पाकिस्तान के लिए 4 पंक्ति और यहां से पढ़ दूं तो उसका काम ही खत्म। सही बता रहा हूं, आज की तारीख में मंच से पाकिस्तान के लिए कुछ भी पढ़ने की कोई जरूरत ही नहीं, आगे हो तो पढ़ लूं। लेकिन अगर चौथी पंक्ति पहुंच जाए तो मुझे अब आगे से लेके पीछे तक जितने लोग हैं सबकी तालियां चाहिए कि मुझे जिंदा रखने के लिए। सुनो, हम लाशों के ढेर पे महल खड़े नहीं करते यार। अगर साथ में कविता भी पहुंचे तो बताना कि यहां से कविता भी हुई है। हम लाशों के ढेर पे महल खड़े नहीं करते, गैरों की बैसाखियों पे कद बड़े नहीं करते, और भाड़े के टट्टुओं से बम फुड़वा खुद को मर्द कहता है। अरे हमारे यहां तो ये काम हिजड़े नहीं करते। क्या बात है, कहा हम देशभक्ति वाले लोग हैं भाई, देशभक्त कभी यहां बैठे हो। देशभक्ति भी अपने अपने किस्म की होती है। सही बता रहा हूं, अंधा पहुंच गया कर्नल साहब के पास, देशभक्ति सवार हो गई। अंधा पहुंच गया कर्नल साहब के पास, देश की सेवा करना चाहता हूं। कर्नल साहब बोले, अंधा अंधा है तू, करेगा क्या? बोले, अंधाधुन भाई ये अंधे की देशभक्ति है। वो एक और पे सवार हो गई, भाई साहब तुम्हारी साहब एक पे और सवार हो गई। वो आ गया कर्नल साहब के पास, बोले देश के लिए कुछ करना चाहता हूं, जान देना चाहता हूं, जान लेना चाहता हूं। कर्नल साहब ने कहा एक काम कर, ये सामने बंदूक पड़ी है, उठा और ये समझ के ये पाकिस्तान का सैनिक खड़ा हुआ, लगा दे निशाना। उसने बंदूक उठाई, बोले कर्नल साहब ये सीधी किधर से? कर्नल साहब ने कहा कि तू तो चला दे बेटा, जिधर से भी चल जाए देश का भला ही होना है। ये देशभक्ति है। सरहद के सैनिक की अपनी देशभक्ति होती है। देशभक्ति का तरीका, देशभक्ति का जज्बा जिंदा रहना चाहिए। तिरंगे की बात मेरे भाई कर रहे थे, या 4 पंक्ति तिरंगे के सम्मान में अगर हो गई हो तो बता देना मुझे। घायल परिंदे ने कहा हंसकर तिरंगे के लिए, क्या बात, घायल परिंदे ने कहा हंसकर तिरंगे के लिए, हमने फैलाए हैं अपने पर तिरंगे के लिए। क्या बात। यार एक इशारा से बताता हूं, एक बात आपने देखी होगी कि सैल्यूट देता है सैनिक। क्यों देता है, किस लिए देता है? अगर इस बात को परिभाषित कर दूं तो चौथी पंक्ति तक पहुंचा देना। घायल परिंदे ने कहा हंसकर तिरंगे के लिए, हमने फैलाए हैं अपने पर तिरंगे के लिए। और सैल्यूट के इशारे से सैनिक भी कहता है यही, एक दिन कट जाएगा इस सर तिरंगे के लिए। बहुत अद्भुत, वाह, प्रणाम। भाई साहब का जन्मदिन है और आप लोगों की मोहब्बत ये बता रही है कि आप कितना प्यार करते हैं। अगर मैं कहीं 4 पंक्ति ये कह दूं
कि मन अच्छा होता है तो वो तन की उम्र बढ़ा देता है। क्या बात है, से जिक्र किया गया था। देखो कविताओं के विषय बहुत हैं। जेलों में बिरयानी पहुंच रही है। मेरा मानना यह साहब कि निश्चित रूप से जेलों में बिरयानी जो लोग खा रहे हैं उनकी गर्दने कलम होना चाहिए, सर कटना चाहिए, मगर मैं ये भी चाहता हूं कि पहले उन लोगों के हाथ कटना चाहिए जो जेलों तक बिरयानी पहुंचाने के जिम्मेदार है। जहां 4 पंक्ति फिर अगर कविता की हो गई हो तो मुझे बताना। यहां कुछ लोग नादा हैं जो नादानी परोसेंगे। क्या बात भैया भाई तो सुनिएगा, आपको समर्पित कर रहा हूं। यहां कुछ लोग नादा हैं जो नादानी परोसेंगे। परिंदा हो अगर प्यासा न ये पानी परोसेंगे, जो इनके सामने डालो अगर हड्डी के कुछ टुकड़े, ये जेलों तक में जा जाकर के बिरयानी। दिक्कत ये आ रही है, दामनी जैसे कांड क्यों हो जाते हैं? क्योंकि दिल्ली की सड़क में जब कोई बेटी लुटती है तो हम फोन वाले युग के लोग, मोबाइल चलाने वाले लोग, व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक पर रोजाना कुछ न कुछ लिख के डालने वाले लोग, हम अपनी कलम उठाते हैं और कुछ न कुछ लिखते हैं। हमने दामनी लुटी तो कुछ लिखा, लेकिन 4 पंक्तियां अगर गोविंद राठी की पहुंच जाए, हर साहित्यकार ने, हर कलमकार ने कुछ न कुछ लिखा, लेकिन ये 4 पंक्ति अगर पहुंच जाए तो फिर पूरा सदन मुझे तस्दीक करके बताना कि इसमें की पंक्तियां भी मंच से पढ़ी जानी चाहिए। सुनिएगा, कोई रास्ता, कोई हल, कोई उपाय मिल जाता। कोई रास्ता, कोई हल, कोई उपाय मिल जाता, संविधान में भी गीता का अध्याय मिल जाता। और दामिनी, तुझ पर जितने लोगों ने उठाई है कलम, यही सब एक हो जाते तो तुझको न्याय मिल जाता। लेकिन दिक्कत यह है कि हम तो बस कहने सुनने वाले लोग हैं। बहरहाल वो भी निपटूंगा। भैया थोड़ा सा इसका आवाज सही कर दो, ये आवाज खींच रहा है। जो पहले था ना अतुल भाई के टाइम, वैसे ही कर दो। हाँ ठीक है, बस बस बस। अब उंगली वहीं रखना जहां रखी है। आ गई, कोई दिक्कत नहीं, मैं बहुत डरता हूं। हाँ यार देखो, कविता के नशे में डुबोने के लिए जो काम भाई 2 ऐसे बड़े काम कर गए। प्रेरणा जी ने भी आपको निश्चित कविता के नशे में डुबोया है। कविता के मास्टर बैठे हुए हैं। हालांकि एक मेरा मित्र है दीपक पारीक, उसने तो मास्टर शब्द की परिभाषा ही बदल के रख दी। बोले मास्टर कौन? मास्टर वो जो 20 रुपए किलो की सब्जी को खरीदते 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 15 रुपए किलो में घर लेके आ जाए, वो मास्टर। उसी 20 रुपए किलो की सब्जी को खरीदते 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 जो 10 रुपए किलो में घर लेके आ जाए, वो हेड मास्टर। उसी 20 रुपए किलो की सब्जी को खरीदते 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 जो 5 रुपए किलो में घर लेके आ जाए, वो जिला शिक्षा अधिकारी। और पूरे सदन की तालियां इस बात पर उठे कि उसी 20 रुपए किलो की सब्जी को खरीदते 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 जो सब्जी वाली को भी साथ लेके आ जाए, वो देश का शिक्षा मंत्री। कहां आ गए हम? कहां से चले थे, यहां पहुंचे। बहुत अच्छा संचालन मेरे भाई अतुल ज्वाला कर रहे हैं। एक बार पूरा सदन अतुल भाई के सम्मान में कदम फूंक के संचालन, कदम फूंक के टीम। वो भी क्या है, हर प्यारी घटना हुई, वो भी चाय पिलाना आता है, वो चाय के पैसे मांग रही है गुजराती साहब। फिर उसको जब मैंने बताया कि बेटा हम चाय में आए हैं आज, आज पेमेंट ही चाय है, तब वो वापिस पलटा बेचारा। सही कह रहा हूं। लेकिन ये मोहब्बत है इस आदमी की, वरना आज की तारीख में मैं सही बता रहा हूं, इतनी व्यस्त तारीख थी आज की कि कई महानगरों में बड़े बड़े कवि सम्मेलन हैं। आज यहां क्यों आए हैं? जहां मैं 4 पंक्ति अगर ये पढ़ दूं कि हमें इज्जत, तमगे और साफे खूब मिलते हैं, हमें इज्जत,
तमगे और साफे खूब मिलते हैं, कविता खर्च करते हैं, मुनाफे खूब मिलते हैं, कि हम उनसे नहीं मिलते कि जिनसे दिल नहीं मिलता, वरना सर झुका दें तो लिफाफे खूब मिलते हैं। आज लिफाफों की बात नहीं है, आज सिर्फ वो मोहब्बत है अतुल भाई की, मनोज भाई की, जराती साहब का स्नेह है जो आज ये सब यहां आए हैं। कदम फूंक के संचालन मेरा भाई कर रहा है, हालांकि कदम फूंक के आदमी को रखना चाहिए मनर साहब, सही बता रहा हूं मैं। वो एक मेरा मित्र है बनवारी, वो भी बहुत फूंक फूंक के कदम रखता है। एक दिन रेलवे स्टेशन मिल गया, भोपाल के 2 टिकट खरीदे। मैंने कहा बनवारी लाल जी दूसरा कौन? बोले कोई भी नहीं। मैंने कहा भाई टिकट तो क्यों? बोला राठी जी ये गुम हो गया तो ये काम, और ये गुम हो गया तो ये काम आएगा। मैंने कहा बनवारी लाल जी दोनों गुम हो गए तो? बोले तो अपने पास ही पास रखा हुआ है। मैंने कहा बनवारी लाल जी पास भी गुम हो गया तो? अब बनवारी लाल जी के कदम फूंक के रखने का तरीका आप तक पहुंच जाए साहब, तो इस कवि सम्मेलन में जिसने अब तक ताली ना बजाई हो वो भी अपना हाथ खोलना। मैंने कहा बनवारी लाल जी पास भी गुम हो गया तो? बोले तो जा कौन रहा है? इसे कहते हैं इंटेलिजेंसी। तो मेरी औलाद 6 साल की मुझसे आगे पूछती है पापा एक बात बताओ, बाप इंटेलिजेंट होता है कि बेटा? मैंने कहा वारी औलाद, ये प्रश्न भी तेरे को मेरे से पूछना था। फिर भी मैंने उसकी जिज्ञासा समाप्त करने के लिए कहा देख बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है, बाप की वजह से बेटा होता है, इसलिए बाप इंटेलिजेंट होता है। बोलो नहीं बेटा, मैंने कहा बाप, बोले बेटा, मैंने कहा बाप, बोले अच्छा एक बात बताओ आप, अमेरिका की खोज किसने की? मैंने कहा कोलंबस ने। बोले फिर उसके बाप ने क्यों नहीं की? नया लोचा। और औलाद जी के साथ हमारे देश के तो पागल तक इंटेलिजेंट होते हैं। सुनील भाई, वो पागल खाने का डॉक्टर ने पागल से कहा क्योंकि क्या कर रहा है? बोले डॉक्टर साहब पत्र लिख रहा हूं। बोले किसको? बोले खुद को। बोले क्या लिखा है? अब की बार जो पागल ने जवाब दिया, पागल की इंटेलिजेंसी में ठोकना। पागल खाने के डॉक्टर ने पागल से पूछा क्योंकि क्या कर रहा है? बोले डॉक्टर साहब पत्र लिख रहा हूं। बोले किसको? बोले खुद को। बोले क्या लिखा है? बोले डॉक्टर साहब पत्र मेरे को भी कहां मिला है? इंटेलिजेंस इसको कहते हैं। बहरहाल सारी रात मारोगे तुम, माइक खेच रहा है नहीं सही है भाई। कविता के नशे में अगर आप डूब गए हो तो थोड़ा सा मुझे ताली बजा के बता दें। हाँ मालूम मेरे को। हालांकि जनादी साहब एक बात ये भी बता दूं कि नशे में डूबना भी कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। वो एक मेरा मित्र नशे की हालत में घर पहुंचा, जाके दरवाजा खटखटाया, पत्नी ने दरवाजा खोला, क्यों पी? बोले स्वास्थ्य खराब था। बोले स्वास्थ्य खराब था तो तू दारू पिएगा? बोला नहीं डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर बोला 3 दिन दवा दारू लेनी पड़ेगी। दवा उन्होंने दे दी, दारू में 3 दिन बाद पट्टा फिर भी के पहुंचा। पत्नी ने कहा आप क्यों पी? बोला वो डॉक्टर की दवा दारू ने काम नहीं किया तो वैद्य जी के पास चला गया। बोले क्या कहा वैद्य जी ने? यार अब अगर अगली पंक्ति मुझे बस बता देना कि मैं इंटेलिजेंट लोगों के बीच में बैठा हुआ हूं। हाँ सुनना, पंक्ति सुनना ध्यान से। क्या कहा वैद्य जी ने? बोले वैद्य जी बोले पानी में घोलकर आज वाइन लो। या 3 दिन बाद बट्टा फिर भी के पहुंचा। पत्नी का बचा खुचा दिमाग खराब। बोला डॉक्टर निपट गया, वैद्य निपट गया, आप क्यों पी? बोले तेरे बाप ने की। बोले क्या कहा मेरे बाप ने? बोले देख जिस दिन तेरा मेरा लगन हुआ था, अपनी शादी हुई थी, तेरे बाप ने हम दोनों के सर पे हाथ फेर कर एक बात कही थी कि आज के बाद
तुम दोनों मिलकर ये घर बार संभालना। घर तो संभाल रही है, हम वो कहा है यार नशा। मेरी पत्नी मेरे सर आ गई एक दिन, बोले देखो अमिताभ बच्चन गजब का एक्टर है, गजब का कलाकार है, गजब का आर्टिस्ट है। मैंने कहा क्या कर दिया? बोले पिक्चर आ रही है शराबी, पट्टे ने एक बूंद शराब की जिंदगी भर नहीं पी, लेकिन जो शराबी फिल्म में एक्टिंग की है वो कितनी कमाल की है। मैंने कहा मूर्ख औरत, उससे बड़ा एक्टर में है। बोली कैसे? मैंने कहा पिछले 15 बरस से रोजाना पीने के बाद भी जो नी पीने की एक्टिंग मैं करता हूं वो तेरे को समझ में नहीं आती। तालियां कमजोर है आपकी। यही व्यवस्था है, आखिरी उसमें पानी है, तेरी कसम बस। अब इतनी मोहब्बत हो गई शहर में कि तेरे पे आ गया होंगे आपसे, सही बता रहा हूं। हाँ, और एक बात और बता दूं, आदमी और बोतल का संबंध आज का नहीं है, जन्म जन्मांतर का है। बच्चा जैसे ही पैदा होता है तो मुंह से दूध की बोतल लगा दी जाती है, थोड़ा सा बड़ा हुआ तो बस्ते में फिर पानी की फंसा दी, और थोड़ा बड़ा हुआ हाई स्कूल तक पहुंचा तो निश्चित रूप से थम्स अप, पेप्सी, लिम्का, गोल्ड स्पार्ट ये सारी चालू हो गई। फिर कॉलेज में आया तो किसी का बाप नहीं रुक सकता कि उसकी बियर की रोक दे। बियर से निपटा, कॉलेज में पहुंचा तो फिर चिंतन मनन की बात करना है। अब तो रम, विस्की, वोदका, या ये फंसी, वोदका भी फंसी, तो फिर किसी का बाप नहीं रोक सकता कि उसको ग्लूकोज की नहीं फंसे। और अतुल भाई ग्लूकोज की बोतल ने अपना काम नहीं करा तो फिर खून की फंसाई। और ताली इस बात पे बजाना कि जब खून की बोतल भी अपना काम नहीं करती है तो मुंह से गंगा जल की बोतल लगा दी। अब इस माला के लिए मिलके बजा लो एक बार तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। देखो यार, ये सारे टोने टोट के ये सारी रात चल सकते हैं, सही बता रहा हूं। लेकिन मैं अब वो काम करना चाहता हूं जिसके लिए अतुल भाई ने मुझे यहां बुलाया है। ये सारी बातें जो मैंने की, इनका कविताओं से कोई लेना देना नहीं। मैं वो बात करना चाहता हूं जो कविता की बात है। मैं एक बड़े कवि शंभू सिंह मनहर जी जब मेरे बात पढ़े तो उनके लायक जमीन बना दूं, बस इतना काम यहां से कर दूं। मैं व्यंग का कवि हूं, मेरे बारे में बताया गया कि मैं व्यंग्यकार हूं। व्यंग सुनाऊंगा, लेकिन व्यंग सुनाने से पहले सिर्फ ये बता दूं कि व्यंग होता क्या है, वरना मैं आपको व्यंग सुना दूं और आप फिर कहेंगे व्यंग सुनाओ। बस ये व्यंग है जो आपके चेहरे पे अभी हंसी आई ना इस बात पे, ये व्यंग है, ये व्यंग है। और मैं निश्चित रूप से समझ गया हूं कि आप मेरे लायक हो गए हैं। मैं एक हल्का सा उदाहरण देता हूं कि व्यंग होता क्या है। लालू प्रसाद यादव एक दुकान के अंदर पहुंचे, वहां पड़ी वस्तुओं में से उन्होंने एक वस्तु उठाई और दुकानदार से पूछा, ये बंदरवा का तस्वीर कितने का है भाई? दुकानदार बोला, ये बंदर की तस्वीर नहीं है भाई साहब, ये आईना है। तालियां बहुत कमजोर हैं व्यंग के लिए। मैं और हल्का करके बताता हूं, और हल्का करता हूं। एक बड़ा व्यंग्यकार हुए शरद जोशी, उन्होंने लिखा कि सरकार उन्नति के लिए ठोस कदम उठाती है। अब कदम चूंकि ठोस होते हैं इसलिए उठ नहीं पाते। मैंने एक मंत्री जी से कहा, थोड़े पोले उठाया कीजिए ताकि उठ जाए। वे बोले पोले ही हैं। तो हमने कहा उठाते क्यों नहीं? बोले इसलिए ताकि ठोस लगे। बस ये व्यंग है। अगर ये भाषा आपकी समझ में आ गई तो एक बात का दावा करता हूं कि गोविंद राठी आपको चाहे याद रहे न रहे, लेकिन एक पंक्ति भी यहां से अगर आप ले जाएंगे तो मेरे व्यंग की होगी, इस बात के दावे के साथ पढ़ता हूं। सुनना, मैं 2 पंक्ति व्यंग की पढ़ूंगा और ये पूरा सदन अगर तस्दीक कर देगा कि व्यंग के लायक हो गए हैं तो मैं आगे 4 पंक्ति पढ़ूंगा, फिर 8 पढ़ूंगा, फिर 16 पढ़ूंगा। सुनो, ये कोई दिक्कत नहीं।
यार बस 2 पंक्ति में मुझे बता देना कि यहां से व्यंग का काम शुरू करना है। स्वागत हर युग में सियासत की अपनी अपनी व्यवस्थाएं होती है। सब सुनना, हर युग में सियासत की अपनी अपनी व्यवस्थाएं होती है। पहले द्रौपदियों की इज्जत सभाओं में लुटती थी, आजकल इज्जत लुटने के बाद सभाएं होती है। बस ये व्यंग है। अब मैं 4 पंक्ति पढ़ता हूं व्यंग की और इशारे में व्यंग पहुंचाता हूं। इशारे में अगर पहुंच जाए तो बताना, सिर्फ इशारा। मैंने एक मंत्री जी से कहा, ऊपर वाला आसमान से सब देख रहा है, आपने अब तक जो जो भी गुनाह किया। वाह यार इशारे में व्यंग पहुंच जाए तो फिर बताना कि मैं इस शहर में कविता पाठ कर रहा हूं जहां साहित्य के प्रेमी लोग बैठे हुए हैं। मैंने एक मंत्री जी से कहा, ऊपर वाला आसमान से सब देख रहा है, आपने अब तक जो जो भी गुनाह किया। मंत्री जी ने धीरे से अपना मुंह ऊपर उठाया और आसमान पर थूक दिया। वाह 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 वाह। दोस्तों, आदमी काटता वही है, बोता जो बीज है। काश मंत्री जी 6ठी क्लास भी पढ़े होते तो समझ जाते गुरुत्वाकर्षण का नियम भी कोई चीज है। यार अब 12 पंक्ति मेरा दिल की सुन लो, इसके बाद अगर कहेंगे तो एक कविता और पढ़ दूंगा। बस व्यंग की दूसरी पंक्ति पकड़ लेना। गोविंद राठी व्यंग की यात्रा करवाना चाहता है। सुनना कि एक दिन खुल गए शहर के भाग हमारे, एक दिन खुल गए शहर के भाग हमारे। एक मंत्री जी शमशान घाट के उद्घाटन के लिए पधारे। उद्घाटन की पहली रस्म पूरी कराई गई। एक जलते हुए मुर्दे को बुझाकर मंत्री जी के हाथ से अग्नि दिलाई गई। वाह 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 वाह। हर कवि सम्मेलन में इस पंक्ति पर ताली बजती है, अगर आप चाहो तो एक बार बजा लो। एक जलते हुए मुर्दे को बुझाकर मंत्री जी के हाथ से अग्नि दिलाई गई। इस घटना से कम एक बात का तो पता चलता है कि आदमी का नसीब खराब हो तो वो मरने के बाद भी भुगतता है। आदमी का नसीब खराब हो तो वो मरने के बाद भी भुगतता है। पंडित जी ने कहा, श्रीमान कृपया क्या इस दिशा में आके अग्नि दिखाएंगे? और व्यंग की अगली पंक्ति पे मातेश्वरी की कसम ये नहीं कहूंगा कि ताली बजाना। अगर एक भी हाथ ताली रोक के बता देगा तो आज कविता हार जाएगी मंच से। सुनना, अगली पंक्ति पे या तो हूट कर देना या फिर दोनों हाथ ऊपर उठा के मुझे बता देना। पंडित जी ने कहा, श्रीमान कृपया क्या इस दिशा में आके अग्नि दिखाएंगे? मंत्री जी बन्ना कर बोले, आप कहां और कैसे लगानी है मुझे क्या आप समझाएंगे? आप कहां और कैसे लगानी है मुझे क्या आप समझाएंगे? अरे हम इस हिंदुस्तान की राजनीति को बरसों से झेल रहे हैं, रोजाना विरोधियों के साथ तरह तरह की आग से खेल रहे हैं। और पंडित जी आप तो बुजुर्ग हैं, आपको तो कम से कम ये बात समझ में आनी चाहिए कि आग दिशा देखकर नहीं, आप तो हवा का रुख देख के लगानी। आग तो हवा का रुख देखकर लगानी चाहिए। अरे इन मुर्दों से निपटने की हमारी समझ को आप बेवजह नजरअंदाज कर रहे हैं। अरे पंडित जी, वो हम ही तो हैं जो 68 बरस से इन मुर्दों पर राज कर रहे हैं। 68 बरस से इन मुर्दों पे राज कर रहे हैं। काश मंत्री जी को पेट की आग और चूल्हे की आग के बारे में भी कुछ पता होता तो दोस्तों इस हिंदुस्तान का नक्शा कोई दूसरा हुआ होता। अब एक कविता मेरे दिल की सुनाना चाहता हूं, अगर सुनने का मन हो तो मुझे ताली बजा के बता दें। मां सुनाओ? नहीं नहीं वही सुनाना, वही बाकी बात नहीं। मैं एक कविता दिल की है यार।
ये समझ लो कि मैं अपनी आत्मा से लिखा हुआ कुछ तुम्हारे सामने रखना चाहता हूं। एक कविता, उसके बाद मैं आपसे बिल्कुल नहीं कहूंगा, एक निवेदन के साथ कविता पढ़ूंगा। भैया आप बहुत टेंशन में हो, आप आओ ना, ऊपर आ जाओ, आ जाओ सुनिए। नहीं, नोटबंदी की कोई दिक्कत ऐसी नहीं है। देखो हम हिंदुस्तान के लोग हैं, हमें नोटबंदी से मैं फिर कह रहा हूं कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। 8 तारीख को मोदी जी ने घोषणा करी कि नोट बंद, 9 तारीख को हमने घरों फैक्ट्री में 10-10 के छाप दिया आदमी ने। सही बता रहा हूं, उस आदमी का दिमाग खराब था, उसने प्रिंटिंग प्रेस में जो 10-10 के नोट छापे, उसकी पत्नी ने झाड़ू लगाते लगाते नोट इकट्ठे करे। एकदम एक नोट पर नजर गई तो उसमें जो अंग्रेजी का एक था, उसमें गोला घूम गया तो सारे 90-90 का आ। बोले जी तो 90-90 के छप गए। बोले पगली है तू, मार्केट में जिस चीज की कमी होती है बहुत चलती है। उस आदमी ने 10-12 नोट पीछे की जेब में फंसाए और एक बेरागढ़ करके जगह था, वहां पहुंचा, सिंधियों का शहर। वहां 75-80 साल का एक बूढ़ा एक किराने की दुकान पे बीड़ी पी रहा था। उसको जाके एक नोट टिकाया, बोले दादा छोड़ते हैं क्या? उस बूढ़े ने 4-5 पलटी नोट की मारी, दुकान के अंदर गया और 2 45 के धर दिया हाथ लगा के। सही बता रहा हूं। और उसके एवज में 20 का नोट ले दिया। और फिर बूढ़े ने एक बात और पूछी कि 20 का और है तेरे पास क्या? तो वो आदमी चक्री बोले अब क्यों? बोले 15-15 के 6 कर दूं, तू कह दो। चलो ताली वाली बजाओ यारो कविता। देखो मैं उस विषय पर कविता पढ़ना चाहता हूं। यहां मेरे मुस्लिम भाई बैठे हुए हैं कहीं, मैंने देखा भी, मेरा चाचा बैठे हुए थे, उधर पीछे बैठे हुए वो चाचा बैठे हुए हैं। इस देश की फजा को जब खराब किया जाता है तो गोविंद राठी की कलम से एक कविता निकलती है। अगर कविता पहुंच जाए, मैं उस विषय पर कविता पढ़ना चाहता हूं। आपने पाकिस्तान पर सैकड़ों कविताएं सुनी होंगी। मैं एक गाली किसी भी मुल्क को नहीं बकूंगा, कोई झंडा तिरंगा ले जाके लाहौर में कराची में नहीं गाड़ूंगा। लेकिन अगर मैं ये बता दूं कि मेरा हिंदुस्तान क्या है, हम क्या हैं, हमारी तहजीब क्या है, हमारी संस्कृति क्या है, बस ये कविता का मूल रूप है। एक बार भाई बैठ जाओ, बस कविता सुन लो। जिसको जाना है वो पहले उठ के चला जाए, कविता के बीच में मत जाना कोई भी। बस इस निवेदन के साथ कविता है, सुनिएगा। सुनिए भाई कविता, यार दिल से लिखी हुई कविता है, बिल्कुल जीरा के साथ सुनना कविता। एक माँ ने जिस्म ही जैसे जुदा कर दिया जान से, हिस्से से कुछ ज्यादा देकर किया विदा सम्मान से। माँ के रोम रोम से जैसे उबल रहा अपनापन था, स्वयं शरीर के 2 टुकड़े कर देना ही भोलापन था। पर माँ चाहे जितनी भोली हो, ममता की परिचायक हो, कुछ भी नहीं बदलता है औलाद अगर नालायक हो। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप शुरुआत में इतनी ताली दे दोगे, लेकिन आपने जब ऐसी दे दी है तो निश्चित रूप से कविता आगे तक और ज्यादा मजा देगी। सुनिएगा। एक माँ ने जिस्म ही जैसे जुदा कर दिया जान से, हिस्से से कुछ ज्यादा देकर किया विदा सम्मान से। माँ के रोम रोम से जैसे उबल रहा अपनापन था, स्वयं शरीर के 2 टुकड़े कर देना ही भोलापन था। पर माँ चाहे जितनी भोली हो, ममता की परिचायक हो, कुछ भी नहीं बदलता है औलाद अगर नालायक हो। डुबो दिया जिसने खुद को बस बारूदी अफसानों में, न देखी मोहब्बत रची बसी मजहब के पोथी पानों में। उन मोहब्बत वाले वर्कों से तालीम अगर लेती होती, जो आसमान को मुंह करके एक अज़ां देती होती। अगर कुरान की एक आयत पढ़ लेता कहीं करीने से, तो कसम खुदा की आकर के लग जाता माँ के सीने। कसम खुदा की आकर के लग जाता माँ के सीने से, और लिपट लिपट बस ये कहता, ये कैसा नफरत का पर्वत था जो उस सागर को छोड़ गया जिसकी बूंदों में अमृत था। वाह वाह वाह। पर जिसकी फितरत में ही घुसपैठ आतंकवाद हो, छल कपट से लिप्त जुबान जहन में अवसरवाद हो, केवल खून बहाने को ही मजहब बना लिया जिसने, हथगोलों और तमंचों को अपना रब बना लिया जिसने केवल ये देखा कब लाश गिरी मैदानों में, जिसे रोशनी अच्छी लगती केवल कब्रिस्तानों में, जो खुदा की रहमत को ही नरकंकाल समझता हो
जो इंसानी खोपड़ियों को एक फुटबॉल समझता हो, तो कब तक बात करेंगे यारों हमें से नापाक की। जो वक्त पड़े तो रोज उछाले पगड़ी अपने बाप की। वाह 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 वाह। और कहीं कविता की 2 पंक्ति पहुंच जाए तो बताना यार। पर एक सलाह, मत मार कुल्हाड़ी रोजाना अपने पैर पर, कद नहीं बढ़ा करते प्यारे चढ़ के लाशों के ढेर पर। कद नहीं बढ़ा करते प्यारे चढ़ के लाशों के ढेर पर। आकर के तो देख जरा अपने ही हिंदुस्तान में, तो फर्क समझ लेगा पल में तू इंसान और शैतान में। अरे यहाँ रामायण की चौपाई है, यहाँ कुरान की आयत है, यहाँ नफरत का खेल नहीं, यहाँ चारों सिमत मोहब्बत है। जब घंटी मंदिर की बजती आवाज अजान की आती है, जो अगरबत्तियां महके तो खुशबू लोबान की आती है। जो अगरबत्तियां महके तो खुशबू लोबान की आती है। यहाँ हिंदू मुस्लिम के माथे से मेहनत का पसीना चलता है। दिवाली चलेगा 8 रोज, रमजान महीना चलता है। यहाँ इंसानी सांसों को इस तरह बढ़ाया जाता है, राम रहीम को एक दूसरे का खून चढ़ाया जाता है। यहाँ पंडित और मौलवी आपस में बतियाते हैं। यहाँ अर्थी और जनाजे को कांधा देने सब आते हैं। उस वक्त तो जैसे नफरत की सारी बुनियादें हिलती है, जब सलमा और सीता 2 बहनें गले ईद को मिलती है। खुशियों के दीपक जलते हैं आंखों के बहते पानी से, जब भारत माता की मिट्टी लग जाती है पेशानी से। पर सोच जरा, उस मिट्टी में वो गंध कहां से आती है कि पाकिस्तानी हुई सानिया पर गीत यहीं के गाती है। पाकिस्तानी हुई सानिया पर गीत यहीं के गाती है। हम खेलों में भी जहर नहीं घुलने देते जज्बातों में। दिया अजहर के हाथों बल्ला और गेंद पठान के हाथों में। हम नेहरू गांधी जिन्ना वाले सारे किस्से छोड़ चुके। सन 47 में उठी दीवारें जाने कब की तोड़ चुके। अब मौका ही नहीं मिल पाता उन गिरी हुई दीवारों को, जब मंदिर वाला कलश चूमता मस्जिद के मीनारों को। यहाँ कविता और शायरी मंचों पे मुस्काती है। यहाँ हिंदी उर्दू 2 भाषाएं मौसेरी कहलाती हैं। तब तेरे जैसों का चेहरा तो शर्मसार हो जाता है, जब यूसुफ खान का नाम बदल दिलीप कुमार हो जाता है। और कविता सुनने वाले लोग बैठे हों तो कविता सुन के बताना यार, हमने प्यार की धुनें सिखा दी यहाँ कान के बहरों को। मजहब में खोने नहीं दिया सारे गामा की लहरों को। है अमजद अली की सरोक का खुमार अभी मस्तानों पर। जाकिर हुसैन के तबले की भी थाप रखी है कानों पर। यूं लगा कि जैसे मौसम ने ये जुल्फ खोल के लहराई। रविशंकर का सितार बजाया बिस्मिल्लाह की शहनाई। रविशंकर का सितार बजा या बिस्मिल्लाह की शहनाई। मधुबन में राधिका नाचे रे, जब रफी साहब गा जाते हैं तो साहिर शकील के लिखे हुए सब भजन अमर हो जाते हैं। कोयल कंठी लता का स्वर कानों में मिश्री घोल रहा। बेगम अख्तर की गजलों का जादू सर चढ़कर बोल रहा। तब कौमी एकता का चर्चा तो सरेआम हो जाता है, जब हिंदुस्तान का प्रथम नागरिक अब्दुल कलाम हो जाता है। तो भला कौन सा मजहब है जो कत्लेआम सिखाता है? बहे खून निर्दोषों का ये कब इस्लाम सिखाता है? तो हासिल नहीं कुछ होने वाला विस्फोटों के बाजार में। टेक कर मत्था मांग ले माफी ख्वाजा के दरबार में। मार दे ठोकर सेरा को, छोड़ दे उस वीराने को। मां बेकरार है अब भी तेरे सर पे हाथ फिराने को। पर अब भी यार विदा करना, अंतिम 8 पंक्ति पढ़ रहा हूं। पर अब भी खार बनकर अगर जो चिपका रहा बबूलों से और सबक ना ले पाया कहीं रोजाना की भूलों से, तो सच है ये नेहरू नानक गौतम गांधी की धरती है। पर चंडी सर पे आ जाए तो तुरंत फैसले करती है। ये वतन नहीं सुखदेव राजगुरु बिस्मिल की परछाई है। अरे जीते जी खो दिया सुभाष, तब यह आजादी पाई है। हम भगत सिंह अब्दुल हमीद की बख्शियान नहीं भूले। हम आजाद की मूंछों का वो स्वाभिमान नहीं भूले। अभी वीर शिवा की तलवारों में जंग नहीं आ पाई है। यहाँ माथे की बिंदियाओं में एहसास लक्ष्मीबाई है।
अरे हैरत करेगा अपने जिस्म से निकले हुए पसीने पे, जो प्रताप वाला ही फला अगर रख दिया सीधे तो देखना एक दिन तेरे भी सर पर रखा ताज गिरेगा, जब ऊपर वाले का बम तुझ पर बेआवाज गिरेगा, फिर इतिहास के पन्नों में कहीं तेरा हवाला नहीं मिलेगा। इस पाकिस्तान की लाश पर बैठ कोई रोने वाला नहीं मिलेगा। और अंतिम दो पंक्ति पढ़ता हूं, इस पाकिस्तान की लाश पर बैठ कोई रोने वाला नहीं मिलेगा। अरे हम सदियों से बोल रहे हैं, हम बरसों से बोल रहे हैं, जाने कब से बोल रहे हैं, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम। अब वक्त आ गया, कह दे तू भी रघुपति राघव राजा राम।